स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बिहार एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं एनालिसिस के साथ। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। ये जो है आप लोगों का इतिहास है, जिसका चैप्टर 6 हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दो कि वेदों की संख्या 4 है। मैं क्या किया हूँ कि इसको फाइंड आउट करके मेन जो पॉइंट है उसको लिख करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आप जो है ऐसे पॉइंटों को नोट करके ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसमें से सबसे पुराना वेदों के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद न्यू वेद हो गया, ठीक है ना। अगर आगे बात करें तो ऋग्वेद का युग जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक युग को 2 कालखंड में विभाजित कर दिया, एक वो ऋग वैदिक युग और एक उत्तर वैदिक युग। तो उत्तर वैदिक को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रखा, ठीक है ना। आपको बता दूं कि जो भी शास्त्र है ना वो सब पहले मौखिक रूप से होता था, यानी कि वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तक पहुंचते थे, ठीक है ना। तो यानी कि इसीलिए जो है इसको श्रुति भी कहते हैं। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुन करके पहुंचा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो उसमें हो सकता है कि एरर भी हो, तो ऐसी कोई नहीं है, एकदम कंठस्थ वो सब याद करके रखते थे और एक दूसरे को तक पहुंचाते थे। तो चलिए, अगर इसमें साहित्य में वैदिक साहित्य में बात कर लूँ तो वेद 4 है, ब्राह्मण 9 है, आरण्य 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद 108 है। अगला जो पॉइंट आपका बनता है वह है यहाँ पर जो है कहा जाता है जो पशुपालक और कृषक थे, यानी कि जो आर्य थे, आर्य एक प्रकार के मतलब विशेष आदमी था, उसका भाषा कुछ दूसरे ढंग का था। उसका जो संस्कृति का विकास हुआ, वहाँ ऐसे लोग थे जिसकी जो बस्तियाँ थी और पशुपालक और कृषक थे, यानी कि बस्तियाँ बना करके रखते थे और पशुपालक थे और कृषि करते थे, ठीक है ना। उसका जो मिट्टी बर्तन जो होता था वो मिट्टी के होता था और उसमें क्या होता था? चित्र भी होता था। अगर आपको आगे की बात बताऊं तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल को क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव। क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव। तो सप्त सैंधव क्या होता है? तो सप्त सैंधव सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां जैसे सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती दृश्यद्वती नदियों का क्षेत्र है सप्त सैंधव, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, जिसको आजकल हम पंजाब यानी कि क्या वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, जहाँ जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सप्त सैंधव। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था, यानी कि उसका जो विस्तार था उत्तर में उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। अगला जो पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था, यानी कि जो नीचे लेवल का जो थे उसमें संस्था, यानी कि संस्था जो है वो एक बहुत अच्छा क्या था? महत्व रखता था। इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया, जो अभी मतलब धीरे धीरे सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग करते थे। तो इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो सभा जो लगता था, यानी कि उसको ऋग वैदिक काल में उसको विदत कहते थे, ठीक है ना, आम सभा जिसको समझ लीजिए। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था, ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। तो आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं, आपको भले ही आपको नहीं लग रहा होगा परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं परंतु इसमें जो जो मुख्य बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम के थ्रू आप किसी प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आपको आपका ये सीरीज जो है
आप मेरा पिछले वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के चैनल पर या प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और क्वेश्चन सब इतने इम्पोर्टेंट है जैसा कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि इंद्र जो है युद्ध का देवता है, अग्नि आग का देवता है, सोम एक पौधा है जिसमें एक प्रकार का पेय बनाया जाता है। तो ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका जो नेक्स्ट है वह है कि ये जो है क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज के रूप में यव का उल्लेख है जिसकी पहचान जौ के रूप में की जाती है, यानी कि जौ को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, तो यव। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। इसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले आप लोग इसको पूरे देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो है पूरा पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र, ये चारों वर्णों के बारे में बताया गया। इसको भी किसमें, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ब्राह्मण में। ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट है वह है कि उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में लोहा का जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। तभी से ये देश का विकास एकदम तेजी से होने लगा है, जो अभी चरम सीमा पर है, यानी कि बहुत आगे है। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी, खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका अगला पॉइंट है, देखिए इसमें जो है जो चार वर्ण होते हैं उसमें पहला तो आपको पता होगा कि ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय होते हैं, उनका काम होता है क्या, रक्षा करना और राज करना। ठीक है ना। और ये जो है तीसरे जो होते हैं वो वैश्य होते हैं। वैश्य में क्या होते हैं, इनमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते हैं। कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु चौथा जो है स्थान है शूद्रों का। शूद्रों में कौन कौन आते हैं तो इसको देखेंगे। इसमें जो है ये सभी को जो सेवा करे उसको शूद्र कहा जाता है, यानी कि इनका काम अन्य तीनों वर्णों को सेवा करना है। ठीक है ना। यहाँ तक कि औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। क्यों माना गया, क्योंकि उनका भी काम सेवा है, इसीलिए। अगला जो पॉइंट हम लोगों का बनता है वह है कि ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ आयोजन करते थे। ठीक है ना। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ पहले किया जाता था। ठीक है ना, वो आपको पता ही होगा। और आपको बता दूं कि थोड़ा सा उपनिषद में अगर पूछा जाए कि आत्मा परमात्मा के बारे में गूढ़ रहस्य है, क्या है ना है, मृत्यु क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, दिस डेट अगर है तो वो किस में मिलता है, तो उपनिषद में। ऐसी बातें आत्मा परमात्मा वाले बातें किस में मिलते हैं, तो उपनिषदों में। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पहले के समय में किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते थे। जो गुरु और शिष्य की परंपरा का एक झलक मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस कहानी को सुनेंगे आपको आनंद आ जाएगा। तो देखिए गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। जैसा कि आप लोगों का एक आश्रम जो है आमोद धम्य ऋषि का है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि आपको गुरु और पहले की जो शिष्य थे उसके बारे में एक कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि ऋषि के शिष्यों में एक था अरुणी। क्या नाम है, अरुणी एक दिन खेत का काम करने की बारी उसी की थी। मतलब एक दिन जो है ना खेत का, पहले जो वहीं पर सारा कार्य होता था, तो इनका बारी था उस दिन खेत में काम करने की। किसका, तो अरुणी का। उस दिन वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। बारिश हो रही थी। गुरुजी ने अरुणी से कहा, वत्स जाओ जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे।
अरुणी खेत पर पहुंचा। अरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकर पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। अरुणी के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढने खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। बात समझ पा रहे हैं ना कि ऐसी थी पहले की निष्ठा गुरु और शिष्य में। तो इस तरह के बात होते रहते हैं। तो अगर आपको अगले पॉइंट पर ले चलूँ तो अगला पॉइंट के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आपका अगला पॉइंट ये है कि इनाम गांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर। अगर नदी पूछा जाए तो घोर नदी। और कब की? तो ताम्रपाषाण बस्ती थी। कौन सी बस्ती थी? ताम्रपाषाण बस्ती थी। अगर आपको पूछा जाए कि इनाम गांव के लोग मिट्टी के बनी झोपड़ियों में रहते थे, किसके बनी झोपड़ियों में रहते थे? मिट्टी के। तो इसको में इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। तो चलिए आप लोगों को चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर लेकर के। आपका ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों ने ही पढ़ा है। कितनी है? 4। फिर आपका है पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त ऋग वेद में हम लोग पढ़े हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आप लोगों को बताया थे पशुपालन। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो अगला जो है खाली स्थानों में भी आपको ध्यान में रखना है कि आर्यों का विस्तार बिहार के किस नदी तक था? तो गंडक नदी, जैसा कि आपको बताया। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। ऋग वैदिक आर्य डैश अनाज पैदा करते थे? तो जौ। इनाम गांव डैश बस्ती है? तो ताम्रपाषाण बस्ती है। वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता है? तो राजन या सरदार कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसी पॉइंट को हमने पढ़ा। आपको विश्वास होगा या नहीं होगा कि हमने वैसे वैसे पॉइंटों को नोट किया जो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहे थे। तो अगर आप लोग किसी भी बुक को पढ़ते हैं और उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं और कर पाते हैं तो आप बुक को रीडिंग करिए। आपका जो सिलेक्शन है बहुत नज़दीक होगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन से पता कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, लेवल कैसा है। परंतु एग्ज़ाम धीरे धीरे टफ होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बारीकी भी देना होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।